तो हेलो एवरीवन। आज हम आपके साथ एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा आज की होने वाली है। बहुत सारे क्वेरीज जो हम क्वेश्चंस हमारे मन में रहते हैं बीइंग अ पेशेंट। तो आज हमारे पास विशेष रूप से है जिनका समय मिलना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु स्पेशल आग्रह पे हमने समय लिया है, डॉक्टर कुसुमलता सिंघल। तो हम स्वागत करते हैं। वेलकम मैम। नमस्ते। थैंक यू। तो आप 1983 से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट हियर एट ग्वालियर। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे वेरिड फील्ड का अनुभव आपके साथ है, और अभी कुछ समय पहले आपने लॉ में भी ग्रेजुएशन किया, तो उस फील्ड की भी वेरिड नॉलेज है। और किस प्रकार से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, क्या क्या उनकी क्वेरीज होती हैं, किस प्रकार से उनको समाधान कर सकते हैं, उसके बारे में भी विशेष जानकारी हमें आज मिलने वाली है। तो पुनः हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू मैम, आपने समय दिया विशेष धन्यवाद। रूप से इस पॉडकास्ट में आने के लिए। तो जैसा हम देख रहे हैं आज के समय पर मेडिको लीगल केस, जिसमें चाहे पेशेंट्स की तरफ से या डॉक्टर्स की तरफ से बहुत सारी क्वेरीज बढ़ रही हैं। तो क्या समझते हैं, क्या रीज़न है कि इतना ऑल ऑफ अ सडन एकदम इतने नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं? हाँ, आपने ये तो सही कहा कि नंबर ऑफ केसेस बिल्कुल तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये तेजी से केसेस बढ़ने का कारण कई बार कुछ पेशेंट्स की गलतियां होती हैं, कई बार कुछ डॉक्टर्स की भी गलतियां होती हैं। मैं ये चाहती हूँ कि पेशेंट्स भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे कि उनका इलाज बहुत अच्छी तरह से हो पाए और उनको किसी भी तरह के ऐसे लिटिगेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो पेशेंट को सबसे पहले डॉक्टर को के पास जाने से पहले अपनी जो भी परेशानियां वो उसको डॉक्टर से बतानी है, वो चाहे तो एक कागज़ पे नोट करके ले जाए। अपनी पुरानी कोई भी महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में यदि कुछ भी जानकारी उसके पास है, तो वो ज़रूर से डॉक्टर को बता दे। डॉक्टर से कभी अपनी कोई भी चीज़ को छुपाए ना, और जो भी अपॉइंटमेंट आपको डॉक्टर से मिला है उसका ध्यान रखे, समय पे डॉक्टर के पास पहुंचे और अपने पूरे पेपर्स, प्रीवियस इलाज के जो भी पेपर्स हैं, जो भी ट्रीटमेंट उसका हुआ है, जो भी दवाएं वो इस समय खा रहा है, या जो भी उसके इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनको वो जरूर ही अपने साथ लेकर जाए, जिससे कि कोई चीज़ मिस ना हो। और डॉक्टर को पूरी पूरी हिस्ट्री अपनी अच्छी तरह से बताए, और ये उम्मीद ना करे कि डॉक्टर सिर्फ फाइल देखेगा और आपको इलाज बता देगा। तो आप अपनी सबसे पहले अपनी कंप्लेन, जो भी आपकी परेशानी है, स्पष्ट शब्दों में डॉक्टर को बताए। जी। और फिर डॉक्टर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे, जो भी पेपर्स मांगे, वो सारे आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। यदि हैं इससे रिलेटेड कोई, तो उपलब्ध होना चाहिए। जी। फिर डॉक्टर के जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, यदि डॉक्टर ने आपसे कहा है कि भाई खाली पेट आना है, या कुछ इन्फेक्शंस का चल रहा है ज़माना, कोविड का ज़माना था, या आपको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, तो उसमें जो एक रूल्स होते हैं कि भाई मास्क पहन के जाएं, तो इस तरह से आप उन रूल्स को फॉलो करें, समय का ध्यान रखें, तो डॉक्टर भी इरिटेट नहीं होते हैं। एक अटेंडेंट को साथ लेके जाएं तो थोड़ी ज़्यादा सुविधा होती है। कुछ आप समझते हो, कुछ आपका अटेंडेंट भी होता है, जी। तो वो आपके साथ होता है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ओके। यही सब चीज़ें मैं चाहती हूँ कि तो पेशेंट्स ये ध्यान जो रखें। बेसिक बातें सबको मतलब ध्यान रखनी चाहिए जब हम एक ट्रीटमेंट के लिए कहीं पर भी किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं। तो ये तो एक एस्पेक्ट है। मैं समझता हूँ कि जब हम किसी के पास भी जा रहे हैं, किसी भी जिस भी डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं, तो अगर मेरे पास ये माइंडसेट ये रहे कि मैं ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ। भी अगर मान लीजिए जैसे दुकान पे किसी पे भी जाते हैं, अगर मेरे पास मालूम है कि दुकान पे जाके ये खरीदने वाला हूँ, मेरे को पहले से पता होता है। परंतु अगर हम इस माइंडसेट के जा रहे हैं कि मैं वहाँ न्यूसेंस क्रिएट करूँगा या कुछ और करूँगा, कई लोग आजकल ये बहुत बढ़ रहा है कि हॉस्पिटल में जाते हैं, पेशेंट टर्मिनली इल होता है,
फिर वहाँ जाके फिर वहाँ न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो अगर ये माइंडसेट मैं समझता हूँ पहले से रहे कि भी मैं जा रहा हूँ तो एज अ ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ, नॉट एज अ क्रिएटिंग न्यूसेंस देयर, तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में मेरा ये कहना है कि आप एक तो पेशेंट को जब प्रॉब्लम होती है, एक तो समय से ले जाने की कोशिश करें। किसी भी बीमारी को बहुत बढ़ाएं, उसके बाद लेके जाएं तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट मुश्किल भी हो सकता है यस। और हो सकता है कि ना भी हो पाए। जी। तो इसलिए समय से हम हॉस्पिटल जाने की कोशिश करें। दूसरा, आप डॉक्टर पहले चूज कर लें। आपको जिस भी डॉक्टर को चूज करना है, दैट इज अप टू यू। यस। लेकिन एक बार आपने एक डॉक्टर चूज किया है तो आप उस डॉक्टर को ट्रस्ट करें और यस। पूरी तरह से उसे सुने, और वो क्या उसकी प्रोग्नोसिस बताएगा, माने ठीक होने के कितने चांसेस हैं, कितना वो ठीक हो सकता है, कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इन सब चीज़ों को आप सुने और उसके बाद उन चीज़ों को, यदि नहीं ठीक हो पाता है, टर्मिनली इल पेशेंट है, तो आप डॉक्टर की को ब्लेम करने की बजाय आप सोचें कि भाई या तो हमसे गलती हुई है कि हम देर से लेके जा यस। पाए हैं, यस। और या फिर ये है कि इमॉर्टल तो मनुष्य है नहीं, तो हम उसको उस तरह से भी ले सकते हैं कि भाई जब इमॉर्टल नहीं है और डॉक्टर ने अपना प्रयास पूरा किया है, तो फिर हम उसे डॉक्टर को ब्लेम करने की जगह या तो हम स्वयं देखें कि क्या हमारी कहीं गलती थी कि हम देर से लेके गए, या फिर ये लाइलाज थी ये कंडीशन बीमारी, ऐसे थी। कंडीशन ही लाइलाज थी, जी। तो अब कुछ हो नहीं सकता था। पर हम व्यर्थ का डॉक्टर पे ब्लेम करने से डॉक्टर का और खुद का दोनों का समय, एनर्जी, सब कुछ हम जाया जी। करेंगे। अब बीइंग एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, ये भी शायद आपके नोटिस में आता है, मैंने कई बार ऐसे भी सुना है कि अब दिन भर वर्किंग में है सब लोग, तो भले ही अगर दिन भर पेन हो रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि चलो शाम रात को जब जब फ्री हो जाएंगे सब काम से तब पेशेंट्स को लेके जाएंगे। तो वो भी एक मैं समझता हूँ प्रॉब्लम का विषय कई हाँ, बार ये ट्रीटमेंट में हो जाता है, जिसकी वजह से बिल्कुल, कंडीशंस प्रॉब्लम मतलब होती है। ये तो बहुत ज्यादा बार मैंने देखा है कि जी। प्रॉब्लम 2 दिन पहले से होती है, 4 दिन पहले से होती है, या सुबह से होती है, और पेशेंट पूरा दिन निकाल के रात को आता है, जी। और फिर जब आता है तब तक वो कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी होती है, कंडीशन डेफिनेटली थोड़ी खराब हो चुकी होती है। और जब उनसे पूछा जाए कि भाई तुम जल्दी क्यों नहीं आए, तो वो कहते हैं कि हमारा तो जो है ना, घर पे हस्बैंड हमारा दुकान पे था, या हमारे साथ आने वाला कोई नहीं था। तो ये मेरी सभी से एक गुजारिश है कि जो भी आप काम करते हैं, परंतु यदि घर में कोई महिला है, गर्भवती है, या उसे कोई प्रॉब्लम है, तो प्रायोरिटी पे उसको अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करनी निहायत ही जरूरी है। नहीं तो कंडीशन खराब हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो जाता है, और कई बार मुश्किल भी हो जाता है। कभी कभी सुबह से ब्लीडिंग होती है और वो रात को आते हैं तो ब्लड ज्यादा जा चुका होता है, या कभी पानी लीक हो रहा होता है और वो जब तक आते हैं तो पानी पूरा सूख चुका होता है। तो जो डिलीवरी नॉर्मल हो सकती थी सुबह आने पे, वही डिलीवरी जब वो 2 दिन बाद लाते हैं, पूरा पानी सूख चुका होता है, तो हमें तुरंत की तुरंत ऑपरेशन करना पड़ पड़ जाता जाता है। तो ये ध्यान इस देने बारे की में जरूरत ध्यान है देने। कि जल्दी ही उसको मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने के लिए हॉस्पिटल लेके जाया जाए और कंडीशन को और गंभीर ना होने दिया जाए। और एक चीज़ और भी शायद, अगर मुझे चीज़ों से बचना है तो जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रॉपर डॉक्टर चूज करें तो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट आई सपोज, हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तो मतलब कई बार क्या होता है हम हॉस्पिटल्स आसपास बहुत किसी सारे से भी खुले हैं, ट्रीटमेंट ले लेते हैं हॉस्पिटल्स बहुत सारे खुले हैं, जो अवेलेबल होता है। जनता को ये पता ही नहीं होता है, या वो पता करने की इम्पोर्टेंस नहीं समझती है कि हमें क्या परेशानी है और हम किस डॉक्टर पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप डॉक्टर का क्वालिफिकेशन ज़रूर देखें। पहले तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर को ही चूज करें, हम्म। और क्वालिफाइड डॉक्टर को चूज करने के बाद भी हमें जिस तरह की परेशानी है, मान लो नाक कान गले की परेशानी है, तो हमें नाक कान गले के डॉक्टर को चूज करना है। आंख में दिक्कत है तो आंख के डॉक्टर को चूज करना है। स्त्री रोग से संबंधित कोई परेशानी है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास आए। इस तरह से आपको एक विषय का विशेषज्ञ उसी तरह से चूज करना चाहिए। और
दूसरा ये है कि यदि आपको कहीं डाउट होता है कि हमें कहाँ जाना है, तो यदि आपका एक फैमिली डॉक्टर है जहाँ पे आप हमेशा जाते हैं, तो फैमिली डॉक्टर कैन ऑलवेज हेल्प यू टू गाइड कि आपकी इस परेशानी में आपको उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो आप भटकेंगे नहीं। तो टाइम आपका, क्वालिफाइड होना चाहिए यस डॉक्टर, और आपकी बीमारी के अनुकूल उसका चुनाव होना चाहिए। ये यस। 2 चीजें मैं कहना चाहूंगी। और फिर कहीं हॉस्पिटल्स की भी बात आती है, हम आज के समय पर ऐसा हॉस्पिटल कहीं चूज़ करते हैं कि जहाँ पर ऐसा लगे कि हम जैसे एक स्टेटस सिंबल, मेरे को भैया मैंने वहाँ ट्रीटमेंट कराया, अब वहाँ पे कौन ट्रीटमेंट कर रहा है, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट आल्सो। आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। बहुत बार मैंने देखा है कि बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स और उसमें जो सुविधाएं होती हैं 5 स्टार, उससे लोग इम्प्रेस्ड हो जाते हैं यस और ये देखना ही भूल जाते हैं कि वहां पर ट्रीट करने वाला डॉक्टर कौन है, क्वालिफाइड है या नहीं, किस सब्जेक्ट का है या नहीं, उपलब्ध होता है या नहीं होता है। ये सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी है। तो पहली प्रायोरिटी होना चाहिए डॉक्टर, कि हमें अच्छा डॉक्टर मिले, क्वालिफाइड डॉक्टर मिले और जो कि उपलब्ध रहे हमारी परेशानी के लिए। दूसरी प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमको सुविधाएं मिले। आज के ज़माने में देखने में ये आ रहा है कि जनता की प्रायोरिटी सुविधाओं पे पहले फोकस हो गई है, यस और चूंकि नॉन मेडिकोज को भी हॉस्पिटल खोलने का एक अधिकार आजकल है, तो हॉस्पिटल तो बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन बहुत अच्छे बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स बना लेते हैं, लेकिन डॉक्टर उनके पास या तो सुविधाएं, होते नहीं है या फिर उपलब्ध नहीं होते हैं, कभी कभी आते हैं और जब आप जाते हैं तो कौन आपका ट्रीटमेंट करता है ये आपको पता ही नहीं होता है कि किस विषय का डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है। तो ये आप निश्चित करें कि डॉक्टर क्वालिफाइड हो, आपकी बीमारी से संबंधित विषय का डॉक्टर हो और वो उपलब्ध रहे। उसके बाद आप, यदि आपको सुविधाएं भी मिलती है तो दैट इज वेल एंड गुड, बट प्रायोरिटी चूज करना बहुत जरूरी है यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो। यस। अब एक चीज़ और भी देखने में आती है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि वो पास में मेडिकल स्टोर से उन्होंने मेडिसिन ले लिया तो कई बार ठीक भी होता है, कई बार नहीं भी होता है, और फिर कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है, फिर दे रश टू द हॉस्पिटल। तो ये भी मैं समझता हूँ, इसके बारे में भी कुछ ध्यान देना चाहिए। डायरेक्ट किसी फार्मासिस्ट से दवाई लेने की बजाय अगर हम डॉक्टर से मेडिसिन ले तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेटर हो सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ना खरीदें, और पहले से रखा हुआ जो प्रिस्क्रिप्शन है पुरानी डेट का, उसको इस्तेमाल करके दवा ना खरीदें, क्योंकि एक ही बीमारी को समझने में जितना डॉक्टर महत्वपूर्ण होगा, जितना वो समझ पाएगा और दवा दे पाएगा, उतना केमिस्ट नहीं दे पाएगा। केमिस्ट को दवाइयों की समझ है कि ये दवा लिखी है तो मुझे ये देनी है, ये देनी है, जो लिखी है डॉक्टर ने उसको उसी हिसाब से पढ़ाया गया है, लेकिन उसको पेशेंट की डायग्नोसिस के हिसाब से कौन सी दवा देनी चाहिए ये पढ़ाई उनकी नहीं होती है। तो इसलिए हमें यदि लॉन्ग टर्म में स्वस्थ रहना है तो हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही दवा देनी चाहिए, और केमिस्ट को भी दवा देने से पहले बचना चाहिए। यदि कोई आपसे रिक्वेस्ट भी करता है तो आप उनसे डॉक्टर का पर्चा मांगें। ये मैं केमिस्ट से भी गुजारिश करूंगी कि वो अपनी मर्जी से दवा ना दें। तो ऐसे में उनको लॉन्ग टर्म में पब्लिक हेल्थ, जो आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि केमिस्ट भी अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक देते हैं, जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो जो ये जनरलाइज्ड यूज हो गया है एंटीबायोटिक्स का, तो उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, और जब एक्चुअली बीमारी होती है और डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है तो वो एंटीबायोटिक फिर काम नहीं करती है। तो इसीलिए हमें बिना डॉक्टर के दवाई खरीदने से और खाने से बचना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारा एम तो यही है कि हम स्वस्थ रहें और ठीक रहे। अगर उस एम के साथ हम वर्क करते हैं तो कुछ एक बातें, इन चीज़ों को हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल प्रोफेशनल की नहीं कर सकते। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ की है वो अल्टीमेटली हमारी है।
तो हमें प्रॉपर डिसीजन लेना, प्रॉपर किस प्रकार से किसको चूज़ करना है, कहाँ से ट्रीटमेंट लेना है, इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसा एक जनरल आजकल प्रचार हो गया है कि सब लोग पैसा अर्न करने की वजह से कुछ ना कुछ गलत प्रैक्टिस करते हैं, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई भी डॉक्टर एज अ डॉक्टर, अब एक्सेप्शंस की हम बात नहीं कर रहे, एक्सेप्शंस हर फील्ड में, बट एज अ डॉक्टर कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं चाहेगा कि वो किसी पेशेंट का यूज़ करे या किसी पेशेंट को ख़राब ट्रीट करे। हर डॉक्टर ये चाहता है कि उसका पेशेंट ठीक होके जावे, है। तो ये माइंड में हमें एज अ पेशेंट रखना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि जब आप जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए तो यही समझ के जाएं कि हम उससे ट्रीटमेंट लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, है ना मैम? इस हिसाब से बिल्कुल आपने सही कहा है। पब्लिक की ये टेंडेंसी है, ये सोच आजकल बन गई है कि डॉक्टर सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि भाई डॉक्टर भी उसका एक प्रोफेशन है। यदि किसी ने ये प्रोफेशन चूज किया है तो ये उसकी रोजी रोटी भी है। यस, तो वो पैसा तो आपसे लेगा, बिना पैसा लिए तो उसका भी घर कैसे चलेगा। लेकिन ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं करता है कि आपसे अनटूवर्ड ले। यदि आप ज्यादा सुविधाएं लेंगे, एक हॉस्पिटल में आप 5 स्टार के कमरे जैसी आप सुविधा एक्सपेक्ट चाहते करेंगे तो डेफिनेटली उस सुविधा को मेंटेन करने में उसका भी तो खर्चा होता है। Yes, तो sir. उसे पैसे तो आपसे लेने ही पड़ेंगे। फिर आपसे यदि वो कंसल्टेशन ले रहा है तो उसने अपने जिंदगी के 30 साल से 35 साल, सुपर स्पेशलिस्ट बनने में 35 साल लग जाते हैं। तो जहाँ एक बिजनेसमैन 21 साल से या 22 साल से कमाना शुरू करता है या एक इंजीनियर 23-24 से कमाना शुरू करता है, यदि एक डॉक्टर अपनी पढ़ाई कर रहा है, 35 साल उसमें लगा रहा है और बहुत सारा खर्चा भी होता है, एक हॉस्पिटल को खड़े करने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। एक एक मशीन होती है जो कि करोड़ों करोड़ रुपए की आती है। तो वो करोड़ों रुपए यदि वो बैंक में रखेगा तो वो इंटरेस्ट से ही कमा सकता है। फिर भी लेकिन वो आपको ठीक कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपनी घर चलाएगा, अपना जो इन्वेस्टमेंट होगा करोड़ों रुपए की मशीनें लेगा। 52 टाइप्स ऑफ लाइसेंस सरकार ने बनाए हैं हॉस्पिटल चलाने के जो लिए, हॉस्पिटल में लेने पड़ते हैं, जो कि जिनमें से कुछ लाइसेंस तो हर एक को लेने पड़ते हैं और कुछ एक अपनी बड़े। अपनी स्पेशलिटी के हिसाब ओके, से लेने पड़ते हैं। तो वो जो लाइसेंस है उनको रिन्यू भी करना पड़ता है। ओके, तो जब हम लाइसेंस ले रहे हैं तो उसकी फीस भरनी होती है, सब्सक्राइब्ड एक फीस होती है जो हमें देनी होती है सरकार को। फिर उसके बाद रिन्यू करने के टाइम भी फीस देनी होती है। तो ये सब जो मेंटेनेंस है, फिर चीजें मेंटेन करवानी पड़ती है, स्टाफ, मशीनरी, एवरीथिंग। स्टाफ को खर्चा देना होता है। 24 घंटे लाइट चाहिए, जनरेटर बैकअप चाहिए, इन्वर्टर का बैकअप चाहिए, फायर सेफ्टी चाहिए। अगर हमारा एक मंजिल से ज्यादा का है तो लिफ्ट का मेंटेनेंस चाहिए। हर जगह इतना सारा स्टाफ चाहिए। तो ये सारे चीजें बिना खर्चे के तो हो नहीं सकती। तो ये सारी चीजों को मेंटेन यदि डॉक्टर पैसे नहीं लेगा तो वो कैसे करेगा। अब हमें समझ लगता है कि अगर हमने डॉक्टर को ये 500 रुपए कंसल्टेशन दिया है तो ये 500 रुपए डॉक्टर के पास ही बच रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। 30% तो सीधे सीधे टैक्स में जाता है, 30 to 35% टैक्स में चला जाता है। बचे में से ये सारे लाइसेंस लेने होते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे चलाने होते हैं, स्टाफ को सैलरी देनी होती है, चीजें मेंटेन करनी होती है, नए इंस्ट्रूमेंट खरीदने होते हैं, सीएमईज अटेंड करके अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है। और हर सीएमई भी पेड होती है। 20-20, 25-25 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, फिर स्टे, जाना आना। तो एक सीएमई आप अटेंड करोगे अपने आप को अपडेट रखने के लिए तो 40 से 50 हजार रुपए वहां खर्च करने पड़ते हैं। तो ये सब खर्चा डॉक्टर कैसे करेगा। यदि हम ये सोचे कि डॉक्टर आपसे पैसे ना लें तो डॉक्टर अपने आप को ना अपडेटेड रखेगा, ना आपको कोई सुविधा देगा और ना ही आपका इलाज वो सही से कर पाएगा। तो इसीलिए मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जनता इस चीज को समझेगी कि डॉक्टर भी इंसान है और उसको भी हर जगह खर्चा करना पड़ता है, इसीलिए वो यदि पैसा लेता है तो जायज है। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आप डॉक्टर के पास जाएं तो पहले पता कर लें कि भाई उस पर्टिकुलर डॉक्टर का कंसल्टेशन कितना है, उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में इलाज कराने में आपको या ऑपरेशन कराने में या एडमिट होने में कितना खर्चा आएगा।
आप चूज करें। अलग अलग हॉस्पिटल की सुविधाएं अलग अलग होती हैं, तो उसी हिसाब से बिल होते हैं। तो आप पहले से बिल पता करें कितना हो सकता है अनुमानित, और अपने हिसाब से फिर हॉस्पिटल चूज करें। तो बाद में होने वाला वाद विवाद जो है, विवाद की जी। स्थिति टाली जा सकती है। यस, एब्सोल्युटली। मेन तो अगर इन्फॉर्म्ड रहेंगे हर बात में, हर चीज़ को देख के सोच समझ के, इवन अगर आप छोटी मोटी चीज़ भी खरीदते हैं तो आप बहुत अवेयर होके खरीदते हैं। तो अगर हम अपने हेल्थ के प्रति भी इतना अवेयर रहेंगे कि क्या मैं खा रहा हूँ, कौन सा ट्रीटमेंट मेरे को लेना है, कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और फेथ रख के, मैं एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं भी बता दूं कि ऐसा जितना मैंने देखा है कि जिसके ऊपर फेथ होता है, उस डॉक्टर का ट्रीटमेंट इज मोर इफेक्टिव देन सेम ट्रीटमेंट विद अदर डॉक्टर। तो वो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। आप अगर फेथ के साथ जा रहे हैं तो मैं बिल्कुल। समझता हूँ आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हाँ, मिलेंगे उस। बिल्कुल। फेथ होता है तो आपका माइंड आपको क्योर की तरफ ले जाना पहले से शुरू कर देता है। सो चूज योर डॉक्टर वाइजली। वंस यू हैव चोजन, आप उस पे फेथ रखें, उसको ट्रस्ट करें, और ये मान के चलें कि इस ट्रीटमेंट से मुझे फायदा होने वाला है। और ये सोच के जब आप उस ट्रीटमेंट को लेंगे और फॉलो करेंगे, तो आपके ठीक होने के चांसेस, और जल्दी ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और यदि आप पहले ही सोचेंगे कि शायद ही फायदा मिले, तो आपकी बॉडी, आपका मेंटल स्टेटस पहले ही उस तरह का हो जाएगा, उसी मोड तो में आपको फायदा मिलने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा। हो सकता है कि आप पूरा ट्रीटमेंट ही ना लें, आपको फेथ नहीं है, और फिर आपको फायदा भी ना मिले। तो एब्सोल्युटली यू आर राइट डॉक्टर गुरुचरण इन सेइंग कि आपको फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, तो उसका फायदा जल्दी मिलता है। बॉडी, फिजिकल एंड मेंटल जो ना कनेक्शन होता ही है बॉडी का। जी, ये बेसिक बातें हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे और ट्रीटमेंट कराएंगे। इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है यू वांट एनी गाइडेंस रिगार्डिंग मेडिकल फ्रेटर्निटी, कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसका आपको पता नहीं लग रहा है कहाँ से समाधान कराना है, तो वो भी हम कोशिश करेंगे आपको समाधान देने की। यू कैन पुट इन चैट ताकि आपको उसका समाधान दे सकें। और भी कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले समय में और भी हमारे स्पेशलिस्ट आपके साथ हम मिलवाते रहेंगे। कोशिश करें आगे आने वाले समय हम लाइव भी करें ताकि आपके लाइव क्वेरीज कोई होंगे तो उसका भी हम समाधान कर सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको आपने अपने समय दिया इतना। धन्यवाद फॉर चूजिंग मी। थैंक यू। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको अवश्य काम में आएगी, और आपके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए थैंक यू।